मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे फॉरेन एग्रेशन की या कोई ऐसी सूरत हो तो कंट्री जो है वो फर्स्ट है। यहाँ पे भी हमारे इकोनॉमिक हालात जो है हमले से ज़्यादा खतरनाक हुए। अभी नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया आज कि नेतन्याहू के साथ उनकी बात भी हुई है, तो ये ऑब्वियस था कि वो बात करेंगे, आपस में हासिल करेंगे। जो नेतन्याहू का जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है, उसमें वो कहता है कि ये पाकिस्तान और ईरान की हुकूमतों को बुनियाद परस्त हुकूमतें कह रहे हैं। अगर इनके पास एटमी हथियार हुए तो ये ममालिक उन रूल्स या कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे जिन्हें 7 दहाइयों से दुनिया फॉलो करती चली आ रही है। ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है और ये भरपूर जवाबी हमला है इसराइल के ऊपर। इसराइल ने जो अटैक किया था ईरान पे वो बड़ा खौफनाक था। और मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि इसराइल और इंडिया जो हैं वो बिल्कुल हैंड इन ग्लव हैं, तो जब पूरी दुनिया की तवज्जो उधर मरकूज होगी ईरान के ऊपर और ईरान के जवाब के ऊपर, तो हो सकता है इंडिया इसका फायदा उठाने की कोशिश करे। मजाल है कि हमारे चीनी दोस्तों को समझ आ रही हो यार, इनके पास इतने पैसे हैं, क्या है यार फर्क पड़ता है, कोई 10-20 अरब डॉलर 15 अरब डॉलर हमारे बैंकों में रखवा दे, क्या इनका जाएगा। आपके ख्याल में ये जो अटैक है 60 दिन जो डील के लिए दिए गए अमेरिका की जानिब, अमेरिकनों को फुली इन कॉन्फिडेंस नेतन्याहू ने लिया था। असल हकीकत यह है कि सब पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा और बड़े बड़े चोले और नाते तराने पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ये मजाक बने हुए, ठट्ठा बने हुए हैं, ये बेचारगी की एक मिसाल बने हुए हैं। इन्हें घर में घुसकर मारा जा रहा है, फेंटा तड़का लगाया जा रहा है, लेकिन इनमें बोलने की शक्कत नहीं है। यानी छोड़े हमला करने की, छोड़े कोई मिलिट्री अटैक ये करेंगे, कुछ भी नहीं कर, कम से कम बोले खड़े हो जाएं और ऐसी स्टेटमेंट है जिनसे पता चले कि जनाब आप खड़े, वो भी इनसे नहीं दी जा रही। बड़ी मुश्किल से अपने हलक से ये आवाजें निकाल रहे। इस वक्त अगर कश्मीर की बात की जाए तो कोई भी मुस्लिम कंट्री हो या नॉन मुस्लिम कंट्री हो पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ की तरफ से भी ये स्टेटमेंट सामने आई है कि अब मुद्दा जम्मू कश्मीर का नहीं रहा, आजाद कश्मीर पर बात आ गई है और आजाद कश्मीर खुद चाहता है इंडिया के साथ जुड़ना। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान को हमेशा ये लगता है कि इंडिया और इजराइल एक ऐसे भाई है जो कि गुम के मेले में खो गए थे और अब ऐसे मिले हैं कि उनके बीच में प्यार ऐसा उमड़ रहा है कि अब पूछो मत। मतलब जब कभी भी अगर मान लीजिए कि ईरान पर अगर मान लीजिए इजराइल अटैक करता है तो उसकी सबसे बड़ी पहली इन्फॉर्मेशन नेतन्याहू मोदी को देगा, और अगर मान लीजिए कि मोदी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ कुछ करता है तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन नेतन्याहू को देगा। दोनों स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इजराइल बैठा है भारत के अंदर और रॉ बैठी है इजराइल के अंदर, बस यही चलता रहता है पाकिस्तान के अंदर। आप जब कभी भी देखो तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। पाकिस्तानी आर्मी खुद को सस्टेन करने के लिए कुछ न कुछ समय पर ऐसी चीज़ें लाती है, जैसे कि इंडिया अगर हमने ये नहीं किया तो हमें खा जाएगा, हिंदू हमें खा जाएगा वगैरह वगैरह। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि दोनों, मतलब कि यहाँ पर मोदी और नेतन्याहू की या फिर भारत और इजराइल की बात हो रही है कि दोनों एक दूसरे की एडवाइस पर चलते हैं, क्योंकि इजराइल को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ठोकने का। तो इजराइल भी यही कहता है, मतलब ये पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि भाई इजराइल भी यही कहता है भारत को कि भाई अब कम्प्लीटली बजाओ पाकिस्तान की। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो इसराइल जाके हमेशा इंडिया के साथ खड़ा हो जाता है, उनको सपोर्ट करता है। अभी नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया आज कि नेतन्याहू के साथ उनकी बात भी हुई है, तो ये ऑब्वियस था कि वो बात करेंगे आपस में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आगे कहा जी मैं चाहता हूं कि खित्ते के अंदर अमन हो जाए, तो वो गोल मोल बात की है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है और इंडियन सपोर्ट इसराइल के साथ रहती है, जो भी कार्रवाई इसराइल करता है उसमें। अब इंडिया को उन्होंने अगर कॉल किया है तो वो कोई ना कोई सपोर्ट तो हासिल करेंगे। जो नेतन्याहू का जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है, उसमें वो कहता है कि इस्लामी मिलिटेंट्स रिजीम को एटमी हथियार मिल जाए, इस मसले से हम डील कर रहे हैं या इसका सामना कर रहे हैं। ये हमारा एक अजीम मिशन है कि इससे पहले कि इस्लामिक जो मिलिट्री या मिलिटेंट्स रिजीम है उनको एटमी हथियार मिल जाए या एटमी हथियार उनके पास पहुंच जाए, तो इसमें पहले नंबर पे वो कहते हैं जी जो खतरा है वो ईरान है, और दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान है। क्योंकि अगर इन बुनियाद परस्त हुकूमतों के पास एटमी हथियार हुए, ये पाकिस्तान और ईरान की हुकूमतों को बुनियाद परस्त हुकूमतें कह रहे हैं, अगर इनके पास एटमी हथियार हुए तो ये ममालिक उन रूल्स या कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे जिन्हें 7 दहाइयों से दुनिया फॉलो करती चली आ रही है। और मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि इसराइल और इंडिया जो हैं वो बिल्कुल हैंड इन ग्लव हैं,
तो जब पूरी दुनिया की तवज्जो उधर मरकूज होगी ईरान के ऊपर और ईरान के जवाब के ऊपर, तो हो सकता है इंडिया इसका फायदा उठाने की कोशिश करे और ये कहे कि जी पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की थी फलां फलां जगह पे, तो हम उसका अब जवाब दे रहे हैं और ये पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करते हैं, ये सोचकर कि जनाब बात यह है कि हमारे साथ इजराइल भी है, अब वो मिसाइल मारेंगे तो इजराइल भी मार सकता है। वो कह देगा कि जी ईरान में नहीं गिरे, गलती से गिर गए यहाँ पे, लेकिन या उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है। असल हकीकत यह है कि सब पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा और बड़े बड़े चोले और नाते तराने पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ये मजाक बने हुए, ठट्ठा बने हुए हैं, ये बेचारगी की एक मिसाल बने हुए हैं। इन्हें घर में घुसकर मारा जा रहा है, फेंटा तड़का लगाया जा रहा है, लेकिन इनमें बोलने की सकत नहीं है। यानी छोड़े हमला करने की, छोड़े कोई मिलिट्री अटैक ये करेंगे, कुछ भी नहीं कर, कम से कम बोले खड़े हो जाएं और ऐसी स्टेटमेंट है जिनसे पता चले कि जनाब आप खड़े, वो भी इनसे नहीं दी जा रही। बड़ी मुश्किल से अपने हलक से ये आवाजें निकाल रहे हैं। आज मुस्लिम उम्मा बिल्कुल लेट गई है और लेटी हुई महसूस हो रही है। ये शेख बिल्कुल बिकाऊ है, शर्म का मुकाम है। ये सिर्फ पैसे, दौलत और औरतों के पीछे पड़े हुए हैं, उसके अलावा इनका कोई स्टेक नहीं है। इतना खौफनाक अटैक हालिया तारीख में नहीं हुआ और इसने ईरान की कमर तोड़कर रख दी है। इस शैतानी रियासत ने ईरान की कमर तोड़कर रख दी है। आपके ख्याल में ये जो अटैक है, 60 दिन जो डील के लिए दिए गए अमेरिका की जानिब से ईरान को, क्या ये एंटीसिपेटेड था कि ऐसे ही होगा, इसी तरह का होगा, अमेरिका की मदद के बगैर होगा? इससे पहले भी कभी हमला किया जा सकता था या टाला गया, बदला गया प्रोग्राम को? डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। अमेरिकनों को फुली इन कॉन्फिडेंस नेतन्याहू ने लिया था। ये प्रोजेक्ट ये रातों रात नहीं बना। इस प्रोजेक्ट के बनने में कम से कम 6 माह लगे होंगे, इससे भी ज्यादा। और अमेरिकनों को पता होगा और उनकी ताउन के साथ ये सब कुछ किया गया होगा। अब जो डिटेल्स मिल रहे हैं उससे जाहिर है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो CIA को तो पता था। तो मगर मैं समझता हूँ ये दिन ब दिन गेम बिगड़ेगी अब, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अमेरिकन टारगेट्स और इजरायली टारगेट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे और दोनों को टारगेट करेंगे। अगर ऐसे होता है तो फिर अमेरिका विल डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व्ड इन द फाइट। ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है और ये भरपूर जवाबी हमला है इसराइल के ऊपर। इसराइल ने जो अटैक किया था ईरान पे वो बड़ा खौफनाक था। उसमें ईरान के 4 बड़े जनरल्स मारे गए थे, 6 बड़े कीमती साइंसदान जो हैं वो भी शहीद हो गए थे और बड़ी खौफनाक सिचुएशन थी। एक बड़ा मायूसी वाला दिन था ईरान और उसके हमायतियों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसराइली इंटेलिजेंस ने जो इतलात फराहम की, उनके बाद जो अटैक किया गया, ईरान इस किस्म का जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कभी भी कि इतना बड़ा उनके लिए मुश्किल वक्त आ जाएगा कि उनके मिलिट्री जनरल्स मारे जाएंगे, खासतौर पे उनके आर्मी चीफ, फिर पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं वो भी, और दीगर 2 बड़े इंपॉर्टेंट जनरल्स, बड़े कीमती साइंसदान, और फिर उनकी एटमी तनसीबात के ऊपर अटैक। ये सारा बौखला देने वाली चीजें थी और बड़ी खौफनाक चीजें थी। हमारे यहाँ शिया सुन्नी फसाद भी चलता है ना, एक तो बहुत बड़ी डिवाइड है मुसलमानों के अंदर ये शिया सुन्नी फसाद को लेकर। हालांकि गैर मुस्लिम ऐसे नहीं देखते हमें, वो देखते हैं सारे मुसलमान मारो, इनको रल के मारो, यानी उनके दिमाग में ऐसे चलता है। यहां पे जरा ये फसाद भी चलता है और लोग अपने अपने फायदे के लिए जो है वो एक डिवाइड पैदा करके रखते हैं। लेकिन ईरान ने टक्कर दी है इसराइल को, ये बात सच है। बाकी कोई अरब मुल्क ये इस लेवल तक नहीं आया या उसने ये काम नहीं किया, लेकिन ईरान ने इसराइल को टक्कर दी है और फौरी तौर पर वापस जवाबी कार्रवाई ईरान की जानिब से की गई है। हालांकि उर्दन ने बीच में ईरान की कुछ जो ड्रोन्स जा रहे थे उनको नकारा किया। अब इसराइल की जानिब से आते हैं तो वो कुछ नहीं कहते, इसराइल उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करता है तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब ईरान उसी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो फिर उन्हें शायद बुरा लगता है और वो उसको रोकते हैं। और यही है जो एक इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम नहीं हो पा रहा उन मुल्कों के दरमियान जो इसराइल के खिलाफ बात करते हैं, फलस्तीन के हक में बात करते हैं, तो वो बात ही करते हैं, प्रैक्टिकली इकट्ठे नहीं हो पाते। देखिए मामला जहां तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद ईरान के लिए अब ये सर्वाइवल का एक मामला है, ये डू और डाई है। या ईरान फिर थोड़ा सा बैकफुट पर चला जाता है तो समझे कि ईरान खत्म, मुकम्मल तौर पर खत्म है, इससे आगे वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और जिस तरीके का अटैक हुआ है उसके अंदर ईरान की जो इंटेलिजेंस है उसका एक बड़ा खौफनाक किस्म का फेलियर नजर आ रहा है। एक बड़ी ही एक इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर या इररेस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस ईरान की अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज, अपने खुफिया इदारों का नजर आ रहा है कि करते क्या रहा है। यानी इतनी बेवकूफी कि आपने अहम तरीन शख्सियात को मरवा दिया है एक ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया को पता था कि हमला होने वाला है। हमले के चंद मिनट के अंदर अंदर बैनुल अक़वामी खबर यह बन गई है कि नेतन्याहू अंडरग्राउंड हो गया है, नामालूम जगह पर चला गया, यानी वो जो इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है वो जमीन के नीचे चला गया, पता नहीं आसमान निकल गया, गायब हो गया, वो बंदा गायब हो गया। उनकी अहम तरीन शख्सियात बैकफुट पर चली गई हैं,
बिल्कुल मंजर से गायब हो गई हैं। ईरान के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ? कैसे मुमकिन था या कैसे मोसाद को इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस मौजूद थी कि इस बिल्डिंग के फलाने अपार्टमेंट के फलाने कमरे के अंदर पासदार इनकलाब का कमांडर इन चीफ यानी उनका आर्मी चीफ मौजूद है, फलानी बिल्डिंग की फलानी जगह के ऊपर इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मौजूद हैं और उन्हीं जगहों को टारगेट किया गया है एग्जैक्टली। यानी आप यूं कह सकते हैं कि जिस कमरे के अंदर वो शख्सियत मौजूद थी उन जगहों को उन कमरों के अंदर बाकायदा से उन्होंने टारगेट किया है। यह खौफनाक किस्म की इंटेलिजेंस है, यह खौफनाक किस्म की एक्यूरेसी है और ये खौफनाक किस्म के हथियार हैं जो कि अब इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि इस कमरे में यहां पर बैठकर मुझे ये इजराइल टारगेट कर सकता है या अमेरिका टारगेट कर सकता है। और फिर एक और चीज जो समझ से बाहर है, 3-4 दिनों से ये माहौल बना हुआ है। इजराइल बाकायदा से अमेरिका से परमिशन ले रहा है कि मैंने टारगेट करना है, मैंने ईरान पर हमला करना है, पूरी दुनिया को बता रहा है। और फिर जो इससे पहले जहां पर एक रेजोल्यूशन पेश होती है वहां पर भी बाकायदा डिस्कशन हो रही थी कि ईरान के ऊपर अटैक होगा। उसके बावजूद उनकी शख्सियात अहम तरीन मुकामात, अहम तरीन बिल्डिंग में कर क्या रही थी? यानी उन्हें बंकर्स में चले जाना चाहिए था, जमीन के नीचे चले जाना चाहिए था, आगे पीछे मूव हो जाना चाहिए था, ना मालूम जगहों पर चले जाना चाहिए था। इससे पहले इन्होंने मोहसिन फखरीजादे इसी तरह से मारा, कासिम सुलेमानी को मारा, ईरान के सदर को मारा और अब बाकायदा से उनके 6 साइंसदान एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही इमारत के अंदर मारे गए। अब मैं देख रहा था अल जजीरा, उनका रिपोर्टर ये कह रहा है कि मेरे पीछे ये जो इमारत है ना, इस इमारत के अंदर न्यूक्लियर साइंसदान मौजूद है और ये वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो कि 100 सालों में जाकर पैदा होते हैं। ये वाकईतन ईरान को एक जोरी ताकत बना सकते थे। अब जो इजराइल का अटैक है, ना सिर्फ उसने शख्सियात को मारा है बल्कि 8 से 9 अहम तरीन जगहों को उसने ईरान के अंदर टारगेट किया है और वहां पर तबाही फैला दी है। उनकी जोरी तनसीबात, उनकी जो वापस हमला करने की कैपेसिटी थी, सलाहियत थी, उसे खत्म कर दिया। बल्कि बीबीसी जो रिपोर्ट कर रहा है, मैं आपके सामने रखता हूं चूंकि ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। ईरान के जोरी अफसरदगी के मरकजी मुकाम को निशाना बनाया गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की तस्दीक, और बाकायदा से उन्होंने वीडियो एविडेंस भी जारी किए कि जिस तरह का अटैक इन्होंने किया है। ईरान के मुसल्लह अफवाज के चीफ एंड स्टाफ मोहम्मद बाकरी भी इजरायली हमले में हलाक हो गए हैं। ईरान ने इससे कबल पासदार इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और 2 जोहरी साइंसदानों के मारे जाने की तस्दीक की और ये 6 जोहरी साइंसदान हैं ईरान के जो कि शहीद हुए हैं, उन्हें मार दिया गया है। इट्स अ वेरी सैड हैपनिंग।